हम लोग सेक्शन 83 पर बात करने वाले थे, और सेक्शन 83 पर बात करने से पहले 3 स्थितियों की कल्पना करें जिसके खिलाफ वारंट जारी होगा। वो या तो साक्षी होगा, साक्षी दस्तावेजी तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए साक्षी हो सकता, या वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जरूरत न्यायालय को किसी काम के लिए होगी, लेकिन वो अभियुक्त नहीं होगा। ठीक है, एक ही स्थिति हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है लेकिन न्यायालय को उसकी जरूरत है और वो सम्मन जारी करने से आता नहीं, इसलिए उसके विरुद्ध वारंट जारी करना पड़ रहा है। सेक्शन 90 अधिकार दे रही है, तो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय वारंट जारी कर रहा है। वारंट आप जानते हैं सामान्यतः गिरफ्तारी का होगा। निर्देश यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसे प्रतिभूति देने की दशा में छोड़ दिया जाए, तो यह व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, वारंट इसके खिलाफ भी हो सकता है। और दूसरा अभियुक्त, इसके विरुद्ध वारंट ये भी हो सकता है। अभियुक्त स्वयं 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं, एक वो जमानती अपराध का अभियुक्त हो और दूसरा अजमानती अपराध का अभियुक्त। वो जमानती अपराध का अभियुक्त है तो भी उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट ये जारी हो सकता है, क्योंकि जमानती अपराध के आप अभियुक्त हो तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित तो हो। अगर आप न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं हो रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप पर आरोपित अपराध जमानती है, आपके विरुद्ध जो वारंट जारी होगा वो तो गिरफ्तारी इसका हो सकता है। हाँ, ये भी ठीक है कि उस गिरफ्तारी के वारंट में प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश ये शामिल हो सकता है। दूसरा, आप अजमानती अपराध के अभियुक्त ये हो सकता है। अजमानती अपराध की दशा में भी स्थिति वही रहेगी। प्रथमतः आपके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट ये जारी हो सकता है और गिरफ्तारी के उन वारंट्स में प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश ये भी शामिल हो सकता है। अब कुल मिलाकर स्थिति देखें तो 3 प्रकार की निकल आई। एक वो व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है किंतु उसकी आवश्यकता न्यायालय को है, और एक वो व्यक्ति जो जमानती अपराध का अभियुक्त है और जिसके विरुद्ध वारंट जारी है, और तीसरा वो व्यक्ति जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और उसके विरुद्ध वारंट जारी है। अब सवाल यह है कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के वारंट पर जो सिर्फ ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता न्यायालय को है किंतु वो अभियुक्त नहीं है, तो 78 का परंतु यह लागू होगा उसकी गिरफ्तारी पर। और 78 का परंतु क्या कह रहा है? परंतु ऐसा भी न हो किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। और ऊपर 78 जो मुख्य प्रोविजन है वो ये कहता है कि गिरफ्तारी जैसे ही किसी व्यक्ति की होगी वारंट के अधीन उसे उस न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है। वहां न्यायालय शब्द का प्रयोग किया। आप कहें, देखें, द पुलिस ऑफिसर or other officer executing a warrant of arrest shall subject to the provisions of section 73 as to security without unnecessary delay bring the person accused before the court before he is required by law to produce such person। यहां न्यायालय शब्द का प्रयोग हुआ और परंतु को मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ। इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर गिरफ्तारी के वारंट के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो अभियुक्त नहीं है और ऐसे स्थान पर हुई है जहां से वारंट जारी करने वाले न्यायालय तक लाने में
उसे 24 घंटे से अधिक का समय लगने वाला है, तो उसे गिरफ्तारी के स्थान से जो निकटस्थ मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाना होगा, क्योंकि न्यायालय शब्द ऊपर है और नीचे मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस पर अथॉरिटी अजायब सिंह की मिली है। एक अथॉरिटी मिली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने अजायब सिंह के मामले में यह डिसाइड किया है कि 78 का जो परंतुक है, एक व्यू ये चला कि चूंकि वारंट न्यायालय द्वारा जारी होता है और न्यायालय वारंट सारी परिस्थितियों पर विचार करके ही जारी करेगा, इसलिए 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्ति को उपस्थित किया जाए ताकि वो अपने मुक्ति के प्रयास कर सके। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं दिखाई देती। यह मामला अजायब सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अजायब सिंह के मामले में डिसाइड किया कि नहीं, विधायिका ने 78 के परंतुक में सीधे सीधे लिखा, आप अंग्रेजी में देखें कि प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस, यानी किसी भी दशा में, इसका मतलब गिरफ्तारी किसी की भी हुई और किसी भी दशा में हुई, इन एनी केस दैट डिले कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड द 24 आवर। इसका मतलब गवाह की गिरफ्तारी, साक्षी की गिरफ्तारी या ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त व्यक्ति नहीं है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। अब 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया तो कोई शक्ल देखने के लिए तो लाया नहीं गया, भाई लाए जाने का कोई उद्देश्य होगा ना। तो हमें जहां तक लगता है कोई क्लियर हमें लिखा कहीं नहीं मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कुछ लिखा क्लियर नहीं मिला तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। भाई हमें भी भगवान ने बुद्धि दी और प्रोसीजर हम भी पढ़ रहे हैं। अब यह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आ गया जो अभियुक्त व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ साक्षी है और ये मजिस्ट्रेट के समक्ष आ गया। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक तो सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करेगा कि वारंट के अधीन उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध वारंट जारी है। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करेगा और अगर उसने पाया यस ये वही व्यक्ति है तो सीधी बात कि अगर इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, इस बात से ये मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो वो जो पिछली धारा 436 है और अब 478 है उसकी शक्ति का प्रयोग करेगा। क्योंकि 478 की भाषा आप देखें तो 478 की भाषा कह रही है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, यह व्यक्ति वारंटी भी हो सकता है और यह व्यक्ति जमानती अपराध का अभियुक्त यह भी हो सकता है। आखिर 436 में विधायिका इन शब्दों का प्रयोग कर सकती थी कि जब जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो 436 में उस न्यायालय को, जो उच्च न्यायालय नहीं है, सेशन न्यायालय नहीं, अर्थात जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, उसे जमानत देने का अधिकार होगा। लेकिन विधायिका ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यह कुछ सोचकर ही नहीं किया, ठीक है ना। तो यहां कहता है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, ठीक है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तो ये जो वारंट पर गिरफ्तार व्यक्ति है, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लाया गया है और अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, ठीक है ना। अब ये मजिस्ट्रेट इसे चाहे तो जो पुरानी 437 है और जो नई 478 है इसमें जमानत दे दे, और मानिए नहीं देता
तो फिर ये क्या करेगा? ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले आए। अब सवाल ये है कि ये जो वारंट दिया गया है, न्यायालय के द्वारा जारी है, वो तो पर्याप्त प्राधिकार पहले से ही है। भाई, कस्टडी निर्धारित करने की जरूरत तो तब पड़े जब पुलिस ने गिरफ्तार किया हो और पुलिस के पास कोई प्राधिकार न हो। वारंट तो ऑलरेडी है इस व्यक्ति के खिलाफ, बस ये अभियुक्त तो नहीं है। वारंट तो है इसके खिलाफ, और वारंट का मतलब हमने आपसे कहा था अधिपत्र, हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। न्यायालय का अधिकार तो ऑलरेडी है उसके पास। जो अरेस्टिंग अफसर है, न्यायालय का अधिकार पत्र तो ऑलरेडी है, तो उसे उस स्थान से उस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए, जिस न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित करना है, न्यायालय ने पहले से ही अधिकृत उसे कर रखा है कि इसे गिरफ्तार करके मेरे समक्ष उपस्थित करिए, समय कितना भी लगे। लेकिन परंतु के माध्यम से इस व्यक्ति को एक सुविधा दी गई कि ये अगर कर सकता है तो न्यायालय को संतुष्ट कर ले। न्यायालय को, मीनिंग देयर बाय मजिस्ट्रेट को, उसके समक्ष ले जाया जाएगा। अगर संतुष्ट कर ले तो छूट भी जाए, छूट जाता है तो छूट जाता है, और नहीं छूटता तो फिर आएगा ही उस न्यायालय के समक्ष जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया। ठीक है ना? एक स्थिति हुई। अब दूसरी स्थिति, वारंट उस व्यक्ति के विरुद्ध है जो अभियुक्त व्यक्ति है, चाहे जमानती अपराध का और चाहे अजमानती। उसकी अधिकारिता के अधीन गिरफ्तारी हुई। न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो गई, तब तो कोई समस्या ही नहीं। विद इन 24 आवर उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष ले आएंगे। ठीक है ना? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर गिरफ्तारी हो गई, ठीक है ना, वारंट के अधीन, और किसकी हुई? अभियुक्त व्यक्ति की, अभियुक्त व्यक्ति की हुई है, और अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर हुई है। तो अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया 78, ठीक है ना, आपका 78 तो फिर आप पुरानी थी, 80, 81 और 82, ठीक है ना। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाएगी जो अपराध का अभियुक्त है। अब एक स्थिति और ध्यान में ले लें। अपराध का अभियुक्त ये ऐसा भी हो सकता है जिसके विरुद्ध अन्वेषण चल रहा है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि अन्वेषण खत्म हो गया, विचारण की प्रक्रिया शुरू होनी है और ये भाग गया है, आता ही नहीं, ठीक है ना। ये अपराध का अभियुक्त है, और दो तरह की स्थितियां फिर हो सकती हैं। इसके विरुद्ध अन्वेषण जारी है और इसके विरुद्ध अन्वेषण जारी नहीं है। यदि अन्वेषण जारी है, ठीक है, और अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर वारंट के आधार पर यह गिरफ्तार हो गया, ठीक है ना, तो फिर 83 की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 83 की तब शुरू होगी जब 82 की प्रक्रिया निपट गई। यानी स्थिति यह है कि 30 किलोमीटर के अंदर वारंट इशू करने वाला न्यायालय स्थिति नहीं है, ठीक है ना। गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर वारंट जारी करने वाला न्यायालय नहीं है, तभी तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, अन्यथा वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उसे ले जाएंगे और फिर वारंट जारी करने वाला न्यायालय जैसा उचित समझे, ठीक है। या फिर गिरफ्तारी के स्थान से उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या जिला पुलिस अधीक्षक इतनी दूरी पर है, ठीक है, जिनकी अपेक्षा गिरफ्तारी करने वाला, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय अधिक निकट है, तो वहां लिए जाएंगे, तो भी 83 की पोजीशन नहीं आएगी। जब दोनों ही दशाएं नहीं होंगी तब गिरफ्तार हुआ व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर
और या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनकी अधिकारिता गिरफ्तारी के स्थान पर है वहां लाया जाएगा। ठीक है ना। अब ये अपराध का अभियुक्त है, इसके खिलाफ वारंट है। अब वारंट स्वयं प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश ये दे रहा है, प्रतिभूति ले लेंगे। कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, और या फिर आपका पुलिस कमिश्नर, या उस पर, ठीक है, आपका जमानती अपराध करने का अभियोग है, चाहे अन्वेषण चल रहा है और चाहे खत्म हो गया। ठीक है। और लेकिन वारंट उस दशा में कैसा होना चाहिए? गिरफ्तारी की दशा में प्रतिभूति लेने का निर्देश करने वाला, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस भी है और आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया तब फिर नहीं छोड़ा जा सकता, तब फिर नहीं छोड़ा जा सकता। अजमानती अपराध भी है लेकिन गिरफ्तारी का वारंट प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देता है, ले लेंगे। ठीक है ना। अन्वेषण समाप्त हो चुका है और वो गिरफ्तार हुआ है, वारंट के अधीन, अन्वेषण चल रहा है। ठीक है ना। अन्वेषण चल रहा है, अब ये गिरफ्तार हुआ है वारंट के आधार पर, क्योंकि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी हो सकते हैं, यह आपने सेक्शन 74 में देखा था। ठीक है ना। अच्छा, 78 का परंतु याद रखें, इन एनी केस वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। तो 78 और 83 दोनों इस बात का प्रावधान कर रहे कि ये अभियुक्त व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, ये अभियुक्त व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया है, या तो बेलेबल वारंट के आधार पर गिरफ्तार हुआ होगा, तब तो बात ही खत्म हो गई, ले लेंगे जमानत, और या फिर ये जमानती अपराध के किए जाने के आरोप पर गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट नहीं होगा तो भी जमानत ले ली जाएगी, छोड़ दिया जाएगा इसको। लेकिन अगर ये अजमानती अपराध का अभियुक्त है, अगर ये अजमानती अपराध का अभियुक्त है और अन्वेषण खत्म हो चुका है, ठीक है ना, अन्वेषण खत्म हो गया, तो जो पिछली 167 थी जो अब वर्तमान में 187 हो गई, वो केवल अन्वेषण चलने की दशा में, जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा न हो पाए तो मजिस्ट्रेट को, ठीक है, अभिरक्षा निर्धारित करने का हक देती है। अगर अन्वेषण समाप्त है तो 167 आ ही नहीं सकती। ठीक है ना। अब यह व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, दो स्थितियां हो सकती है, अन्वेषण चल रहा है, अन्वेषण नहीं चल रहा है। तो पहली स्थिति ले लेते हैं, अन्वेषण चल रहा है, यह अजमानती अपराध के, ठीक है, किए जाने के आरोप पर वारंट के अधीन गिरफ्तार हो गया। अगर वारंट स्वयं प्रतिभूति लेने का निर्देश देता था, प्रतिभूति ले ली, छोड़ दिया, लेकिन वारंट प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश नहीं देता, तो 78 का परंतु को 83 दोनों मिलाकर इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। ठीक है ना। कौन सा मजिस्ट्रेट? जो गिरफ्तारी के स्थान पर अधिकारिता रखता है, ठीक है ना, और वहां यह मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था वारंट के अधीन, और यदि हां तो फिर वो मजिस्ट्रेट जो गिरफ्तारी के स्थान पर अधिकारिता रखता है इस व्यक्ति को जमानत दे सकेगा। ठीक है ना, जमानत दे सकेगा, और जब जमानत दे दी तो वारंट के अधीन उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष जिस दिनांक को उपस्थित होना है उपस्थित होगा। ठीक है ना। और जब वहां उपस्थित होगा तो ये जो जमानत इसमें उस न्यायालय से पाई थी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में गिरफ्तारी का स्थान था, वो जमानत इसकी इस अपराध में जमानत नहीं मानी जाएगी जिस अपराध के आरोप पर यह वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। ऐसा किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। और इसे नियमित जमानत
फिर मांगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ के मुताबिक नियमित जमानत देने का हक उसी न्यायालय का है जिसे विचारण की अधिकारिता मिली हुई है, और वो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाले न्यायालय को मिली हुई है, इसलिए इसे दोबारा जमानत यहां लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर उन्होंने मीनिंग देयर बाय, यानी गिरफ्तारी के स्थान पर जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता थी, उन्होंने इसको जमानत देना उचित नहीं माना, ठीक है ना, उन्होंने इसे जमानत देना उचित नहीं समझा, तो अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध वारंट ये तो जारी है ही है, और अन्वेषण चल नहीं रहा, ठीक है ना। अधिकार पत्र तो पहले से ही इस न्यायालय का है, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया, तो उनके समक्ष उपस्थित करके इसे जमानत पाने का एक अवसर यह तो उपलब्ध कराया गया, लेकिन उस वारंट के अधीन ये व्यक्ति वहां से यहां ले आया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अन्वेषण खत्म है, अन्वेषण खत्म है। अब अजमानती अपराध का अभियुक्त है और अन्वेषण चल रहा है, ठीक है, अन्वेषण चल रहा है, वारंट के अधीन हमने अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद हमें अन्वेषण जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अगर 24 घंटे में खत्म हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमें लगता है 24 घंटे में अन्वेषण खत्म हम नहीं कर पाएंगे, और अगर खत्म कर भी लिया तो इसे पुलिस रिपोर्ट, जो कि अन्वेषण की समाप्ति की दशा में अंतर्गत धारा 193(3) और पहले 173(2) जाती थी, वो तो हम उसी न्यायालय को देंगे जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में अपराध घटित हुआ, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो स्थिति क्या है, 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त नहीं होगा, तो फिर ये मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर गिरफ्तारी हुई 78 के परंतुक और 83 के प्रभाव से जिसके सामने गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है, ये मजिस्ट्रेट या तो इसे जमानत दे दे, नहीं देता तो 167 पूर्व की और वर्तमान की 187 इसकी अधिकारिता का उपयोग करके, ठीक है ना, इसकी अधिकारिता का उपयोग करके जितने दिन की पुलिस अभिरक्षा आवश्यक हो, इस व्यक्ति को इस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया है उपस्थित करने के लिए उतने दिन की अभिरक्षा दे देगा, और यह व्यक्ति उस वारंट के अधीन वारंट जारी किए जाने वाले न्यायालय के समक्ष हाजिर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्थितियां हैं, इन तीनों, चारों, पांचों स्थितियों में, बल्कि 4-5 हो गए ना, उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो अभियुक्त नहीं है, उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो अभियुक्त है किंतु जमानती अपराध का, उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो अभियुक्त है किंतु अजमानती अपराध का, उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो जमानती अपराध का अभियुक्त है किंतु अन्वेषण खत्म है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और अन्वेषण खत्म है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जिस व्यक्ति जो जमानती अपराध का अभियुक्त है और अन्वेषण चल रहा है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और अन्वेषण चल रहा है। इतनी स्थितियां आ गई, और इन सारी स्थितियों के संबंध में आपको विचार करना होगा। तो 83 जो बात कर रही है वो सिर्फ इतनी कर रही है कि अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन हुआ है और वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है। कहता है यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, और यहां मजिस्ट्रेट कौन होता है, कार्यपालक, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश दे देगा, ठीक है ना।
सामान्य नियम यही होगा, क्योंकि वारंट तो ऑलरेडी है ना उस न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिए। हाँ, अन्वेषण चल रहा है और वारंट हुआ तब बात अलग है, तब बात अलग है, क्योंकि अन्वेषण फिर तो 24 घंटे में आप खत्म करिए, और नहीं खत्म होता तो जिसके समक्ष लाए हैं वो अभिरक्षा तय कर देगा, वहां पहुंच जाएगा मामला। और अगर अन्य कोई दशा है, यानी अन्वेषण खत्म है या वो व्यक्ति है जिसकी न्यायालय को साक्षी के तौर पर जरूरत है, तो अभिरक्षा में भिजवा देगा उसके समक्ष, ठीक है ना। सामान्य नियम यही रहेगा, अभिरक्षा में नहीं भिजवाएगा कब कब। परंतु यदि अपराध जमानती है, ये अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, अपराध के की बात कर रहा तो अभियुक्त व्यक्ति है, अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत पत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए, ठीक है ना। बेलेबल वारंट है उसके खिलाफ और अपराध जमानती है, या वारंट पर धारा 73 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है, या तो वारंट पे ही निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत पत्र या प्रतिभूति लेगा और बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। अब तीसरी दशा सिर्फ अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है, वो साक्षी के संबंध में लागू नहीं है, और वो जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में भी लागू नहीं है। कहता है परंतु ये और यदि अपराध अजमानती है तो धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 के उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा, ठीक है ना। धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और धारा 480 क्या कह रही आप देखें जरा, धारा 480 आपका कहता है अजमानती अपराध की दिशा में कब जमानत ली जा सकेगी, यानी रेगुलर बेल की बात कर रही है, ठीक है ना। तो आपका धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिन मामलों में अजमानती अपराध की दिशा में जमानत नहीं ली जा सकती उन मामलों में तो ये भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी ताकत रेगुलर बेल देने की ताकत जिसके पास है उससे तो कम ही है, ये तो रेगुलर दे भी नहीं पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक इनकी तो तभी तक काम करेगी जब तक ये व्यक्ति उस न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता जिसने वारंट जारी किया था, ठीक है ना। तो ये जो दशा है तीसरी, ये केवल 83 में परंतु के माध्यम से जो तीसरी दशा है ये केवल अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित है। लेकिन 78 उसका जो परंतु है वहां भी कहता है इन एनी केस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, तो इन एनी केस जो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने की बात है, तो जब अजमानती के लिए अलग हो गया तो फिर बच्चा कौन, साक्षी और जमानती अपराध के अभियुक्त, और मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा ही मसला, ठीक है ना। क्योंकि ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, ये मजिस्ट्रेट तो नहीं है, मजिस्ट्रेट तो वही 78 का परंतुक वाला है। जब उसके सामने पहुंचेगा तो वो किस ताकत का इस्तेमाल करेगा, आखिर जमानत के संबंध में उसे भी कोई ताकत होगी, क्योंकि जमानत के संबंध की ही बात है, बाकी लाने ले जाने के लिए वारंट तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। हाँ, अन्वेषण चल रहा है तब बात अलग हो जाएगी, क्योंकि अन्वेषण के लिए 24 घंटे उसमें समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब वहां हम ले गए तो वो मजिस्ट्रेट किस अधिकारिता का प्रयोग करके इस व्यक्ति को जमानत दे पाएगा जो अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है। शायद इसीलिए 478 सेक्शन और या जो पुरानी 436 है उसमें इन शब्दों का प्रयोग है कि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ये वारंट के बिना गिरफ्तार हो या न्यायालय के समक्ष लाया जाए या आ जाए तो उसे जमानत दी जा सकेगी। यानी ये मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता के, ठीक है, गिरफ्तारी के स्थान पर अधिकारिता रखता है उसके समक्ष जब ये लाया जाएगा तो ये 478 वर्तमान की और पूर्व की 436
इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके उचित समझेगा तो जमानत दे देगा, और नहीं उचित समझेगा तो ऑलरेडी वारंट है, ठीक है ना। इस न्यायालय का और इसके समक्ष लाया जाएगा और अन्वेषण चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो प्रोसीजर इसीलिए लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। अगर प्रक्रिया आप पूरी तरह समझने बैठेंगे तो, चूंकि होता यह है कि वो तो धारा 1 से लेकर और 531 तक एक ही है, तो प्रोसीजर को ओवरऑल ये समझना पड़ता है। जब तक आप प्रोसीजर को ओवरऑल नहीं समझेंगे तब तक दिमाग में सवाल उठते रहेंगे। इसलिए एक बार ओवरऑल जब समझ लेते हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है, फिर दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीजें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद 83, ठीक है, सॉरी 83 तो अभी हम लोगों ने बात की ही 84, ये पूर्व में कितनी थी 82, पूर्व की सीआरपीसी में जो वर्तमान में 84 है, ये पहले कितनी थी 82। और वारंट के संबंध में मेरी बातें ठीक है, ये इससे भी प्रमाणित होता है कि जरा आप सेकंड शेड्यूल खोलें और सेकंड शेड्यूल खोलकर आप देखें प्रारूप संख्या 5 और प्रारूप संख्या 6 कहता अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा, और फिर कहता साक्षी की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा, यानी वारंट भी 2 लोगों को जारी होंगे, ठीक है ना, एक साक्षी और दूसरा अभियुक्त, ठीक है ना। और वारंट ये कंडीशन प्रेसिडेंट है 82 की उद्घोषणा, जो अब वर्तमान में 84 की उद्घोषणा कहलाती है, उसे जारी करने के लिए जब तक वारंट जारी नहीं होगा तब तक उद्घोषणा जारी नहीं हो सकती। और उद्घोषणा इसके संबंध में 2 प्रारूप दिए गए हैं, एक साक्षी के लिए और दूसरा अभियुक्त के लिए। इसका मतलब वारंट भी साक्षी के लिए भी होगा और अभियुक्त के लिए भी होगा। अब आप कहेंगे तो फिर जैसे उद्घोषणा के 2 प्रारूप दे दिए, एक साक्षी के लिए और एक अभियुक्त के लिए, ऐसे ही गिरफ्तारी के वारंट के 2 प्रारूप दे देते, एक अभियुक्त के लिए और दूसरा साक्षी के लिए। वाकई दे देते तो ज्यादा ठीक था, लेकिन नहीं भी दिया तो भी पिछली सीआरपीसी में धारा थी 476, अब कितनी हो गई देखेंगे। 476 कहती थी कि वे प्रारूप, अब कितनी हो गई 522, कि वे प्रारूप जो एक काम के लिए दिए गए दूसरे कामों को करने के लिए उन्हीं प्रारूपों में आवश्यक संशोधन करके उन्हीं प्रारूपों को उपयोग कर लिया जाएगा। यानी अगर अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट दिया गया है तो उसी प्रारूप में साक्षी की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो जाएगा। ये पहले 476 सेक्शन था, अब 522 हो गया है, वो ये कहता है। लेकिन एक चीज तय है, और वो चीज ये है कि उद्घोषणा जो अब वर्तमान में 84 में और पहले 82 में जारी होती थी, ये जारी तब होगी जब पहले व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी हो जाए, और अगर उद्घोषणा साक्षी के विरुद्ध जारी हो रही है तो वारंट भी साक्षी के विरुद्ध जारी होगा। और यही बात है कि 78 के मूल सेक्शन में वो कहता है न्यायालय है, और 78 के परंतु में कहता है मजिस्ट्रेट। अब आप सोचें कि आपके बेर पढ़ने का जो अंदाज है वो कितना गलत है और उसे कैसा होना चाहिए। अगर आप
जिस तेजी के साथ बेयर पढ़ा करते हैं उस तेजी के साथ बेयर पढ़ेंगे तो न्यायालय और मजिस्ट्रेट शब्द दिखाई नहीं देंगे। न्यायालय और मजिस्ट्रेट शब्द दिखाई तभी देंगे जब आप बहुत धीमे धीमे हल्के हल्के बेयर पढ़ें। You must apply your mind on that language which has been used by the legislature in sections. Only then you can understand, ठीक है, और केवल तभी आप उनका ठीक अर्थान्वयन करने में सफल होंगे। सेक्शन 84 देखें, कहता है फरार व्यक्ति के लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग नहीं है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग है। और जब व्यक्ति शब्द का प्रयोग है तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन क्लास से जो यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं है, उसकी परिभाषा भारतीय न्याय संहिता और पूर्व में आईपीसी उससे ली जाएगी। और पूर्व की आईपीसी के सेक्शन में ध्यान है, अभी हमने नई आईपीसी पढ़ाई भी नहीं, ठीक है, और जब पढ़ाएंगे तभी बात करेंगे। तो वहां पूर्व की आईपीसी वहां क्या था, 7 में एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव था, 8 में लिंग था, 9 में वचन था, 10 में स्त्री पुरुष थी, ठीक है, 11 में व्यक्ति और 12 में लोग, ये डिफाइन था। तो 11 में व्यक्ति डिफाइन था और व्यक्ति में कहा था स्त्री या पुरुष। अभियुक्त भी स्त्री या पुरुष होगा, लेकिन अभियुक्त अलग ढंग की बात है, ठीक है, भाव का अंतर होता है। और भाव का अंतर होता है ये हम देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। जैसे हम सुबह कह रहे थे ना, शिक्षा क्या होती, शिक्षा होती जानना। जो कुछ तुम्हारे सामने है जरूरी नहीं वो तुम जान ही रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज को जिस भाव से देखते हैं वो चीज आपको वैसी ही दिखती है। मिठाई आप प्रसाद के भाव से देखते हैं, उसमें प्रसाद दिखता है, और ठीक है, प्रसाद को मिठाई की तरह देखें तो वो मिठाई ही दिखेगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया, ठीक है ना, जैसे इसे दुनिया को छोड़ने की जरूरत थोड़ी होती है, ये भाव बदलने की जरूरत है कि ये जो कुछ है ये मेरा नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। अगर आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो कुछ है ये मेरा नहीं है, तो फिर दुनिया छोड़ने की जरूरत थोड़ी बचती है। जैसे किराएदार आपके घर में रहता है लेकिन वो ये जानता है ना कि ये घर मेरा नहीं है, और वो भी उतने ही अधिकार से घर में रहता है जितने अधिकार से तुम रहते हो, तुमसे कम अधिकार से नहीं रहता, तुमसे कम घर का उपभोग भी नहीं करता, उतना ही करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सन्यासी होने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना जान लेना पर्याप्त है कि जिस घर में हम रह रहे हैं हमसे 100 साल पहले कोई और रहता था, उससे 100 साल पहले कोई और रहता था, उससे 100 साल पहले कोई और रहता था, और वो भी कहता था ये मेरा है, और हम भी कहते हैं ये मेरा है, न उसका था न मेरा है। हमारे बाद कोई और आएगा वो ये कहेगा ये मेरा है। तो भाव में अगर हम देखें तो सराय में रहने और घर में रहने में कोई फर्क नहीं है। तो ये भाव अगर विकसित हो गया तो यही संन्यास्त भाव है, यही तो संन्यास का भाव है भाई। उसके लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत थोड़ा ही है, ये अनुभव करने की जरूरत है कि बस जो कुछ है ये मेरा नहीं है, हम इसका उपभोग करते हैं क्योंकि आवश्यकता है, आवश्यकता के कारण उपभोग, ये ठीक है, आवश्यकता है उपभोग करिए, और यही सम्यक उपभोग कहलाता है। आवश्यकता इसलिए उपभोग कर रहा है।
लेकिन ये मेरा नहीं है। इस भाव के साथ अगर चीजों को देखा जाएगा तो आप में एक दूसरे ही आदमी का जन्म हो चुका होगा, फिर आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा क्योंकि मेरा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ भाव बदल लेने की जरूरत होती है, चीजें एकदम डिफरेंट एंगल से दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो बेयर इसमें शब्दों को पढ़ना है। कहता व्यक्ति, और व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष, अभियुक्त भी स्त्री पुरुष होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभियुक्त कोई और हो, वो भी स्त्री होगा या पुरुष होगा। लेकिन प्रत्येक स्त्री पुरुष अभियुक्त नहीं है। ये ठीक है कि अभियुक्त भी स्त्री पुरुष होता है, ठीक है ना। तो कहता है व्यक्ति, कहता है यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है, यानी दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट इफ यू वांट टू पब्लिश ए डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 84, देन यू मस्ट हैव द बिलीफ। What type of belief? Such type of belief that the person against whom you have issued the warrant, ठीक है ना, उसने अपने को छिपा लिया है, फरार हो गया है। अच्छा, छिपाने का मतलब यह भी नहीं है कि साहब जो है आइस पाइस खेल रहा है, वो डुका हुआ है, बस अपने रहने के स्थान पर नहीं है। जनरली वो जहां पाया जाता है वहां नहीं है, क्योंकि आपको हम तो साहब ताज होटल में बैठ के डिनर कर रहे थे तो समझे कहते भाग गए थे, ठीक है ना। तो ताज होटल में बैठ के डिनर करने कहा किसने था, तुम घर पे क्यों नहीं मिले, ठीक है ना। एब्सकंड कर गया है, फरार हो गया है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि द पर्सन एट वेयर यूजुअली फाउंड, जहां वो सामान्यतः मिलता है वहां सामान्यतः उपस्थित नहीं है। उद्घोषणा जारी हो, इसके लिए क्या कहता है, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, जरूरी नहीं है कि साक्ष्य भी ले, साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना यह विश्वास करने का कारण कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, यानी कंडीशन आ गई है। हमने कहा था प्रोसीजर में ये महत्व की बात होती है कि आप हमेशा ये देखें कि जो ताकत मिली है न्यायालय को या प्राधिकारी को, वो किन दशाओं में मिली है। तो यहां दशा का वर्णन कर रहा है, जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, इसका मतलब वारंट जारी होना चाहिए। और वारंट कब जारी होगा, जब सम्मन लेने से इनकार करता हो, अपने को छिपाता हो, फरार हो गया, तभी सेक्शन 90 तभी तो हक देगा भाई। कब कब देगा हक, सेक्शन 90 तो हक देगा, या वहां जो पुराना 204 हो, अब वर्तमान में 227 हो गया, पीछे बात कर चुके हम लोग। तो सम्मन जारी करने की जब ताकत आएगी, वारंट उसके आगे की बात है। और जब वारंट जारी होगा उसके बाद उद्घोषणा ये होगी, क्योंकि वारंट के लिए कहता है चाहे साक्ष्य पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है। यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अगेंस्ट हुम ही हैज इशूड द वारंट, ठीक है, ही हैज एब्सकंडेड, वो एब्सकंड कर गया है, ठीक है ना। यह अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। आप कहेंगे इससे हो क्या जाएगा, अरे भाई वो आदमी जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ तो फरार हो गया, या उसने अपने छिपा लिया कि वो उस पर वारंट का निष्पादन हो ही ना पाए,
तो तुम उद्घोषणा लिखित में जारी कर दो कि फला स्थान में फला समय पर तुम उपस्थित हो, तो कहूं तो उपस्थित हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो उद्घोषणा जारी करने का मतलब क्या है? अनावश्यक। अरे भाई, जो वारंट से नहीं आ रहा, वो लातों का भूत जो है, वो बात तो कैसे मान जाएगा? तुम वारंट अभी जारी कर रहे थे, अब तुम बता रहे हम लिखित उद्घोषणा जारी कर दे, तो कर दो, क्या हो जाएगा? लेकिन लिखित उद्घोषणा, इसके जारी करने के प्रभाव होंगे। लिखित उद्घोषणा जारी करने के बाद 30 दिन तुम्हें देंगे हम कि हाजिर हो विनिर्दिष्ट समय पर और विनिर्दिष्ट स्थान पर। क्योंकि वारंट के लिए तो तुम ये कहोगे कि साहब जो तो आए ही नहीं गिरफ्तार करने, हम छिपे थोड़ी थे, छिपे तुम खूब थे, छिपे तुम खूब थे, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तो कानून सब पर विश्वास करता है और सबको अवसर देता है, इसलिए हम आपको उद्घोषणा प्रकाशित कर रहे हैं और 30 दिन का समय दे रहे हैं। 30 दिन आज की दुनिया में रॉकेट चल रहे हैं, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तुम आ सकते हो, कहीं हो। 30 दिन का हम तुम्हें समय दे रहे हैं कि विनिर्दिष्ट समय और विनिर्दिष्ट स्थान पर आकर उपस्थित हो। तुम साक्षी हो सकते हो, अभियुक्त हो सकते हो, जो है तुम उपस्थित हो आके, और नहीं हुए तो इसका परिणाम अभी देखोगे तुम। मेरा ख्याल है सेक्शन पहले तो 84 था, अब 84 यही है, ठीक है। तो 86, उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की। 86 क्या कहता है? उद्घोषित व्यक्ति, उद्घोषित व्यक्ति जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हो गई, उसकी संपत्ति की अब कुर्की भी हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे पढ़ेंगे इस सेक्शन को तो स्थिति यह निकल कर आएगी कि अगर उद्घोषणा जारी हुई और विद इन 30 डेज तुम नहीं आए और एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये भी आपके पास नहीं है, कोई युक्ति संगत कारण भी आप नहीं बता पा रहे, तो आपकी संपत्ति बेच दी जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए उद्घोषणा का जारी होना एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वो एक स्टेप अहेड, आपके खिलाफ कोरेसिव प्रोसेस ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया और आपके पास तर्क कम होने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 30 दिन का समय दिया गया। क्या आप विनिर्दिष्ट समय में और विनिर्दिष्ट स्थान पर इस उद्घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर, क्योंकि कम से कम मिनिमम, ज्यादा भी दे सकते हैं, कम से कम 30 दिन इतना दिया जाएगा। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। कानून हर चीज एकदम सट लैंग्वेज में बताता है, वो ये बता रहा है कि इफ यू वांट टू पब्लिश द डिक्लेरेशन देन इन व्हाट टर्म्स, किस तरह प्रकाशित की जाएगी। कुछ भी विधायिका छोड़ती नहीं है, किसी की भी मर्जी पर। जहां काम कौन करवा रहा है? न्यायालय। आप लोगों को लगता है कि न्यायालय कोई बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज पर भी विश्वास नहीं किया गया कि वो जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे। निरंकुशता किसी में हो सकती है, इसलिए विधायिका ये बता रही है कि उद्घोषणा किस ढंग से प्रकाशित होगी। कहती है उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, यानी उस जगह में जहां वो रहते हैं, जिनके अगेंस्ट उद्घोषणा प्रकाशित हुई है, उस नगर में किसी सहज दृश्य स्थान पर जहां से खूब दिखाई देता हो, सबको दिखाई देता हो, वहां उद्घोषणा पढ़ी जाएगी। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए तब से ये होने लगा है, इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले खाली कागजों में था। लेकिन आपने अतीक अहमद के संबंध में देखा होगा, पुलिस गई थी और पूरा उन्हें लाउड स्पीकर लगा लगा के बताया था कि साहब जो है ये डेट है, इस दिन आपको आना है, और खूब बोले गए थे, ढोल मजीरे वाले खूब बजा रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने ये शुरू करा दिया। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आदमी फजीयत बहुत होती है, क्योंकि ये हम देखते हैं वो तहसील वाले अब तो जीप उन्हें कर ली है, उस पर लाउड स्पीकर लगाते खूब चिल्लाते कि इन्हें हमारे पैसे नहीं दिए,
ये इतने लोग ले चुके हैं, इनने पैसा नहीं दिया, और आप ही घर के आसपास खूब वो जहां पे आप रहते हैं भाई वो खूब चलाते हैं, तो इससे फजीयत आपकी बहुत होती है। तो पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब ये शुरू हुआ है। ठीक है, और कहता बा उस ग्रह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर, या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। जो घर है आपका, जो सहज दृष्टि जहां पड़ती है लोगों की, वहां लगाई जाएगी, और साथ ही साथ उस नगर या ग्राम के सहज दृश्य स्थान जो है, यानी नगर या ग्राम में पढ़ी भी जाएगी, लगाई भी जाएगी। सदा चौराहे पर लगा दी, सहज दृश्य स्थान है, आपके घर पे भी लगाई जाएगी, यानी हर प्रयास किया जाएगा कि आप तक इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है ना, उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। आप जाए कचहरी तो मजिस्ट्रेटों के कोर्ट के बाहर खूब लगे होते हैं चिपके हुए, 82 कुछ घोषणा फला व्यक्ति के खिलाफ, फला व्यक्ति के खिलाफ। न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो यह निर्देश भी दे सकता है कि उस घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। अखबार में प्रकाशन के लिए यह भी अगर वो उचित समझते तो यह निर्देश भी दे सकते हैं। अखबार में आप देखते भी हैं, प्रकाशित होती हैं। आगे कहता है उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति में सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। यानी न्यायालय ने अगर ऑर्डर शीट पे ये मेंशन कर दिया है कि इस ढंग से उद्घोषणा का प्रकाशन किया जा चुका है, तो न्यायालय द्वारा यह लिखा जाना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि ऊपर बताई गई बातें की गई हैं। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि ये नहीं की गई थी, सिर्फ लिख दिया गया, क्योंकि निश्चायक साक्ष्य है। और निश्चायक साक्ष्य जब एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक साक्ष्य घोषित किया जाता है तो इस पहले तथ्य के साबित होते ही अन्य तथ्य ऑटोमेटिकली साबित माने जाते हैं। और फिर अगर आप ये चाहते हो कि अन्य तथ्य साबित न माने जाएं तो आपको इस प्रथम तथ्य को ही ना साबित करना पड़ेगा, ऐसी परिभाषा आती है। तो निश्चायक साक्ष्य माना जाएगा अगर न्यायालय ने ऑर्डर शीट पर मेंशन किया। ठीक है, कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय न्याय संहिता 2023 या तत्समय प्रवक्ता किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। ये नया लाए है, नया शायद पीछे भी रहा है, ए करके शायद जोड़ा था। ठीक है, लेकिन अब तो ये आ ही गया कि ये अपराध मेंशन 10 साल या उससे अधिक, मृत्यु या आजीवन कारावास, इन अपराधों से दंडनीय अपराध को करने का अभियोग आपके विरुद्ध लगाया गया है। उद्घोषणा भी प्रकाशित हो गई, आपसे अपेक्षा की गई कि आप उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, और आप उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी घोषित कर देगा। ठीक है, कर देगा शब्द गलत प्रयोग है, कर सकेगा लिखा है। ठीक है, और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे। अगर कोई जांच ठीक ना समझे तो कोई ना करे, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है कि ये उद्घोषित अपराधी, और उद्घोषित अपराधी आप घोषित हुए तो आपको मालूम है आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की शक्ति है।
ठीक है, नॉन बेलेबल यानी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 74 दे देगा। हालांकि वारंट तो पहले ही जारी है, तभी तो घोषणा जारी हुई है। अब बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रत्येक पुलिस अधिकारी को आ जाएगी। ठीक है, सेक्शन 35 के मुताबिक प्रत्येक पुलिस अधिकारी को आपको बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति ये आएगी, क्योंकि अब आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, उद्घोषित अपराधी हो गए। और फिर कहता है उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। यानी उन्हीं तरीकों से यह डिक्लेयर किया जाएगा कि आप अब उद्घोषित अपराधी हैं, जिन तरीकों से डिक्लेरेशन पहले हो रहा था। और न्यायालय द्वारा इस तथ्य को लिखा जाना कि आपके विरुद्ध उद्घोषित अपराधी होने की उद्घोषणा कर दी गई है, क्योंकि आप धारा 84 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा के अनुक्रम में उपस्थित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा ये मेंशन करना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि आप 30 दिन में उपस्थित नहीं हुए हैं और अब आप उद्घोषित अपराधी हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम उद्घोषित अपराधी नहीं, क्योंकि वो उपबंध सारे लागू हो रहे हैं। तो ये आपका सेक्शन 84। अब बात आएगी कुर्की की। अब एक चीज बस हम मेंशन करना चाहते हैं कि कुर्की और विक्रय दो अलग अलग बातें हैं। कुर्की अलग बात होती है और विक्रय अलग बात होती है। कुर्की और विक्रय एक चीज नहीं है। अगर एक चीज होती तो कुर्की और विक्रय शब्द ही नहीं होता। अक्सर करके आप लोग जो भूल करते हैं वो कुर्की और विक्रय को एक समझने की भूल करते हैं। कुर्की अलग बात है और विक्रय अलग बात है। कुर्की जो परिणाम देगी और विक्रय जो परिणाम देगा वो बिल्कुल अलग अलग है। कुर्की जो परिणाम देगी उसमें स्वामित्व तो आपके ही पास रहेगा, स्वामित्व तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फलोपभोग, कोई भी वस्तु आपके लिए संपत्ति कब है? जब वह आपके लिए उपयोगी है। जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो किसी के लिए संपत्ति हो, तुम्हारे लिए तो कूड़ा और भार, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कैशियर हो बैंक में, लाखों रुपया जमा है, तुम्हारा है, तो तुम तो वहां से भागना चाहते हो। जैसे 5 मिनट तुमने घड़ी देखी तुरंत भाग खड़े हुए। और तुम्हारे घर में तुम्हारे रुपए रखे हो तो तुम उन्हीं के से चिपटे बैठे रहना चाहते हो। ठीक है ना? तो जो आपका है वही आपको संपत्ति लगता है, जो आपका नहीं है वो आपको संपत्ति नहीं लगता। तो वस्तु तो तभी संपत्ति बनती है जब वस्तु के फल का उपभोग करने का हक आपके पास हो, अन्यथा वस्तु आपके लिए संपत्ति नहीं है। तो कुर्की में वस्तुओं का जो फलोपभोग है वो रोक दिया जाता है। वस्तु के स्वामी आप ही रहोगे, लेकिन वस्तु जिस लिए उपभोग की जाती है उसका जो उपयोग है वो करने से आप रोक दिए जाते हैं, आप वो उपयोग नहीं करोगे। और इस तरह आपको आईना दिखाया जाता है कि अगर आपने कानून की बात नहीं मानी तो इससे परमानेंटली वंचित भी आप हो सकते हैं। और जो कुर्की से भी तुम बाज नहीं आते हैं और अपनी उस जिद से विरत नहीं होते, जिससे विरत करने के लिए कुर्की जैसा उत्पीड़नात्मक तरीका उपयोग में लाया गया है, तब कानून फिर विक्रय करता है और विक्रय में आपके पास से स्वामित्व तो जाएगा संबंधित संपत्ति का। तो कुर्की पहले फिर विक्रय, और कुर्की और विक्रय एक चीज नहीं है। ये खूब दिमाग में रख लेना है, क्योंकि कुर्की और विक्रय से संबंधित प्रावधान और उपबंध ये सीपीसी में भी मिलेंगे और ये यहां बीएनएसएस या सीआरपीसी यहां भी है। इसलिए ठीक है, आज की बात यहीं खत्म करेंगे।